हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा होंगे। ये देखिए, झारखंड पुलिस का हिंदी क्लास है। हिंदी क्लास में आपको पता ही होगा कि पेपर 1 में पूरा 100 क्वेश्चन और पेपर 2 में 50 क्वेश्चन हिंदी से कंपलसरी है। और पेपर 1 में है जो आप लैंग्वेज पेपर है, चुन सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी लेने में फ़ायदा है, इसलिए फिर भी आपको इच्छा। लेकिन हमें हिंदी क्लास पढ़ाने दे। देखिए, पहला क्लास डाल चुके हैं, माता का आंचल, और दूसरा क्लास है जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जॉर्ज पंचम पहले देखिए किसने लिखा है। जॉर्ज पंचम है जो, कौन लिखा है? जॉर्ज पंचम की नाक का में कमलेश्वर लिखा है। कमलेश्वर है जो जॉर्ज पंचम का नाक का राइटर है। तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम नाक का राइटर कौन है? तो ये कमलेश्वर है। ठीक है, देखिए अब कहानी शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी, ये जो बात है किस समय की बात कर रहा है, इस कहानी है जो मैंने अंग्रेज के टाइम की बात कहानी चलेगा इसमें। तो उस समय की बात है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। मैंने उनका कहना था मैं अपनी पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाले थी। तब तब क्या हुआ, देखिए अखबार में उनकी चर्चा होने लगी थी, और रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसे कैसी तैयारी हो रही है। रानी एलिजाबेथ दर्जी परेशान था। रानी एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सिक्रेटरी और शायद जासूसी भी उनके पहले इस महाद्वीप का, मैंने उसका सिक्रेटरी और उनका जो जासूसी था उनसे आने से पहले मैंने इस महाद्वीप पर पहुंच चुके थे। और उनका जो है तूफानी दौरे करने वाले, मैंने महाद्वीप पर उनका तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक थोड़ा, मैंने उनका इसका मतलब कह रहे हैं कि वो एलिजाबेथ तो तूफानी दौरा करने वाले थे, तो ये मजाक थोड़ी ना था। नहीं, मजाक थोड़ी न था। नहीं, मतलब कहना था नहीं। जमाना जमाना चूंकि नया था, और क्या था, जमाना नया था। और फौज फटे के साथ फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। इसीलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। मतलब फोटोग्राफर वगैरह के भी फौज तैयार हो रहा था। इंग्लैंड की अखबारों में कतरने हिंदुस्तानी अखबारें दूसरे ही दिन चिपकी नजर आती। मैंने उनका है जो एक दिन के बाद दूसरे दिन में उनका फोटो चिपकी नजर आती थी कि रानी एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसकी रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया। मैंने जो उनका कपड़ा था कहाँ से मंगाया था? हिंदुस्तान से। तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि रानी एलिजाबेथ के कपड़े कहाँ से मंगाया था? हिंदुस्तान से। कौन रंग? तो हल्के नीले रंग का था। कौन कलर का था? हल्के नीले रंग का रेशमी का कपड़ा था। करीब 400 पाउंड खर्चा हुआ था। कितना खर्चा हुआ था? करीब 400 पाउंड खर्चा हुआ था। और उस सूट पर आया था। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी थी, और प्रिंस फिलिप थे के करनामे छपे थे। और तो और उनके नौकरों और बावर्चियों और खाना सामों अंगरक्षों पूरी तरह जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्ते तक भी तस्वीर की अखबारों में छप गए। मैंने शाही महल के रहने वाले जो कुत्ते भी था उसका भी तस्वीर छप गया था।
बड़ी भूमि थी और बड़ी शेर शराब, मैंने बड़ू धूम, सॉरी यहाँ बड़ी धूम थी, नहीं बड़ी धूमधाम, बड़ी शोर शराबा था पूरा, मैंने कि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आएंगे। और शंख इंग्लैंड में बजा, कह रहे थे शंख इंग्लैंड में बजा और गुंज हिंदुस्तान आ रहा था। शंख कहाँ बजा? इंग्लैंड में, उसका गुंज हिंदुस्तान आ रहा था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैला था। क्या फैली थी? पर इस खबरों से सारे हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था और जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर पालम हवाई अड्डे के उतरी। पालम कहाँ है? मुंबई में। हवाई अड्डे पर उतरेगी और उसके लिए तो कुछ होना ही चाहिए। और कुछ क्या? मैंने उसके लिए कुछ होना, और कुछ क्या? बहुत कुछ होना चाहिए। कुछ क्या होना चाहिए? कहने का मतलब है कुछ क्या होना, मैंने बहुत कुछ होना, कुछ नहीं बहुत कुछ होना चाहिए। इसके बावर्ची पहले से महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे और शान शौकत को क्या कहना, और वही रानी दिल्ली आ रही थी। इसका बावर्ची लोग थे सारे, जो उसको क्या कहना, वो तो एकदम पूरे जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे, और उनका शान शौकत को क्या कहना था, जो मतलब बहुत अब जान रहे हैं कि रानी एलिजाबेथ हार रहे, तो जानिए रहेंगे इसका मतलब क्या है। नई दिल्ली अपनी तरफ देख रहा था और नई दिल्ली को अपनी तरफ देख रहा, और बेशक मुंह से निकल गया कि वह हमारे घर आए और खुद रहमत कभी खुद की रहमत कभी हम उनको कभी अपने घर के देखें। देखते देखते नई दिल्ली काया पलट होने लगे। और क्या, मैंने उनके आने से पहले वो आ रहे थे और वह दिल्ली के धीरे काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा कि किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कों की जवान हो गई और बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतें नजीनों में जगमगा उठा और तरह तरह के श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। लेकिन क्या था? एक बड़ी सी मुश्किल पेश थी। वह जो जॉर्ज पंचम की नाक, नई दिल्ली में सब कुछ था। क्या कहने का मतलब, एक बड़ा मुश्किल था। जो जॉर्ज पंचम की नाक था, कहाँ सब कुछ कौन था? नई दिल्ली। सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं था। समझ रहे हैं? नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं था। जॉर्ज पंचम की नाक नहीं था। इस नाक को भी एक लंबी दस्ताना है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे। इस नाक के लिए क्या हुआ? बड़े तहलके मचे। किसी वक्त आंदोलन हुए तो राजनीतिक पार्टी प्रस्ताव पारित किए थे। इसी वक्त, मैंने किसी वक्त आंदोलन हुए तो राजनीतिक पार्टी की जो पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किए थे, उनका जमा किया गया था। उसका चंदा जमा किया गया था और कुछ नेताओं की भाषण भी दिए थे। गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी और अखबार की पन्नों रंग गए थे कि बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। देखिए, इस बहस भी किस बात पर हुआ कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दिया जाए कि हटा दिया जाए। जैसे ही हर राजनीतिक आंदोलन में होता था, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष के ज़्यादातर लोग खामोश थे और खामोश रहने वाले ताकत होने की तरफ थी। खामोश रहने वाले कहाँ था? ताकत की तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक हथियार बंद
पहरेदार तैनात था, हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए थे। क्या मजाल कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, और क्या मजाल, इतना पुख्ता मतलब अथी किया था सुरक्षा कि क्या मजाल उनकी नाक तक कोई पहुंच जाए, उन्हें छू सके। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकों खड़ी थी कि जिन तक लोग हाथ भी पहुंच गया तो उन्हें शानो शौकत साथ उतार कर अजब अजब घर पहुंचा दिया जाए। शानो शौकत साथ उसको अजब घर पहुंचा दिया। अजब घर बोला जाए तो जेल पहुंचा दिया गया। और शानो शौकत, इस जो नाक के बात चल रहे हैं, ये शायद सैनिक के ही लिए ही बोला गया होगा। आगे चलते हैं, पता चलेगा। कहीं कहीं तो शाही लौटे की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध हो रहा था। कहीं कहीं तो ये शाही नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध भी हो रहा था। उसके ज़माने में हादसा हुआ था। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। क्या हुआ? जो है जॉर्ज पंचम की नाक है जो एकाएक है जो गायब हो गया। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्ती लगती रही, पर लाट की नाक चली गई। क्या हुआ? लाट की नाक है जो चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एक परेशानी बढ़ी। रानी आए और नाक ना हो तो क्या होगा कि एक परेशानी बढ़ेगी। तो बड़ी सरगर्मी शुरू हुई और यह देश की खैरखाहों की एक मीटिंग बुलाई। खैरखाहों की मीटिंग बुलाई। खैरखाहों मतलब भलाई चाहने वालों को। खैरखाई मतलब क्या होता है? भलाई, कोमलंगी, खम्बा, भलाई चाहने वाली। तो भलाई चाहने वाली के लिए एक मीटिंग बुलाई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वह सभी सहमत थे। अगर नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। अरे नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। अब देखिए, उच्च स्तर पर मशरबे हुए, मैंने उच्च स्तर पर पूरा मीटिंग हुआ। दिमाग खर्चे किए गए और तय किया गया कि हर हालत का इस नाक होना बहुत ज़रूरी है। तय होता है कि एक मूर्ति की हुक्म दिया गया। और तय क्या हुआ? एक मूर्ति की हुक्म दिया गया और वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर किया जाए। और क्या कहा? फ़ौरन दिल्ली में हाजिर किया जाए। मूर्तिकार कलाकार था, वो पैसे के लालच में आते ही उनका हुक्म को चेहरे देखे और अजीबो परेशानी थी, और चेहरे पर कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहासा थे। उनकी हालत देखते लाचार कलाकार आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया कि नाक लग जाएगी, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि लटका कब और कब कहाँ बनी। मुझे मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी, और इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। ये सब हुकुमों के एक दूसरे तरफ ताक रहे थे और एक दूसरे के नज़र में यह कहे कि जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंपा कि पुरातत्व विभाग को फाइल के पेज चीरे गए और पर कुछ पता नहीं चला। क्लर्क लौटकर कमेटी के सामने कांपते कांपते बयान दिया कि सर, मेरी तो खता माफ़ हो, फाइलों में सब कुछ हजम कर चुका है। हुकुम चेहरे, उसके बाद देखिए, हुकुम
हुकूमों के चेहरे उदासी बादल छाया था। हुकूमों के चेहरे उदासी बादल छाया था। खास कमेटी बनाई गई और जिसमें यह काम दे दिया गया, जैसे ही वो हो वह काम होना। नाक के जिम्मेदारी और नाक के जिम्मेदारी यानी कार्यभार आप पर है। जो पूरा मैंने दरोमदार मतलब सारा कार्यभार, नाक का जिम्मेदारी जितना भी है आप पर है। आखिर मूर्तिकार फिर बुलाया गया। फिर मूर्तिकार को बुलाया और उसने यह मसला हल कर दिया। वह बोला कि पत्थर किस्म का ठीक पता नहीं चला, परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा जो कमेटी की सदस्य में जान आ जाए। और सभापति चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूर खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल मिलेगा। क्या कहा? इस फल मिलेगा और जमाना खुशहाल होगा। यह एक छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ों और प्रदेशों में पत्थर की खानों की दौड़े पर निकल गई खोजने के लिए। कुछ दिन बाद हताशा लौटा। उसके चेहरे लानत बरस रही थी और उसने सिर लटका कर खबर दी कि हिंदुस्तान की चप्पा खोज डाला। इस किस्म की पत्थर कहीं नहीं मिला। पत्थर विदेशी है। सभापति तैस आकर कहा, लानत है अकल पर। विदेशी की सारी चीजें हमें अपना चुके हैं। दिल दिमाग तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान और बाल और डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल पाता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। साहस उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन शर्त है यह बात अखबार वाले तक ना पहुँचे। सभापति आंखों की चमक आई। चपरासी हुकुम हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। और तब मूर्तिकार ने कहा, देश अपने नेताओं की मूर्ति भी अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे। मेरा मतलब यह है, जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसी पर उतार लिया जाए। सब ने सबकी तरफ देखा और उसकी आंखों की एक क्षण बदहवासी बात खुश तैयार करने लगी। सभापति धीमे से कहा, लेकिन यह बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर से देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज परचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। इसलिए दिल्ली से मुंबई पहुंचा और दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी और क्वसजी जहांगीर सब नाकों के टटोल नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी और सरदार पटेल महादेव देसाई मूर्तिकार की परख और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष बोस, राम मोहन राय आदि भी देख नाप जोख बिहार की तरफ चला। तो बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर चला आया और चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खां, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय लाटो के पास गया और घबराहट से मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को देखा और मैसूर, केरल सभी प्रदेशों दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत राय, भगत सिंह, ललाटों के
भी समान हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और मुश्किल बयान की पूरी हिंदुस्तान परिक्रमा कराया। सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाक नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम इस नाक से सब बड़ी निकली। जॉर्ज पंचम सभी के नाक से इस नाक का बड़ी निकली। यह सुनकर सब हताशा हो गया और झुंझलाने लगे कि मूर्तिकार ठास बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार में सेक्रेटेरिएट के सामने सन बिलियंस में शहीद होने वाले के बच्चे की मूर्ति स्थापित है, शायद बच्चे की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँच पर बच्चों की नाक कहीं बड़ी पर बच्चों की नाक है जो उन बच्चों की नाक भी इससे कहीं बड़ी थी। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयार थे। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मिलाकर नहलाया नहलाया गया और रोगन लाया गया। क्या रोगन माने रौनक लाया गया। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं मिला था। ठीक है, बात बड़े हुकामों तक पहुंची, बड़ी हुकुम साहब तक पहुंची और खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना ला पाई तो फिर रानी की स्वागत करने की मतलब है कि नाक काटने वाली ही बात है। लेकिन मूर्तिकार पैसे की लाचार था। लेकिन मूर्तिकार था जो पैसे के लाचार, यानी हार मानने वाली से कलाकार नहीं था। एक हैरतगेंज ख्याल दिमाग में आया और कौंधा उनके पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी थी उसके दरवाजे पर फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दिया जाए। यह बात ही सन्नाटा छा गया। बात सब सुनकर सन्नाटा छा गया कि ऐसे कैसे होगा। कुछ मिनट बाद सभापति ने सबके तरफ देखा और सब परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचानक मने चौकन्ना उठा और भचक्का हो मने चौकन्ना जैसे कोई चौकन्ना रहेगा। धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? काम तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक तो चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इजाज़त दीजिए। फिर कानाफूसी हुई, फिर मूर्तिकार को इजाज़त दी गई। मैंने आपस में कुल बातचीत किया, फिर मूर्तिकार को इजाज़त दी गई। अखबार में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगाने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार तैनात हुई और मूर्तिकार के आसपास तालाब सुखाकर साफ किया गया। मूर्तिकार जो है उसके आसपास तालाब मैंने उसको सुखाकर साफ किया और उसकी जो है रवाब निकाली गई। उसका रवाब मैंने जो गाद होता है ना, उसका रवाब निकाला गया और ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जो भी जिद नाक लगाई जो और क्या कर रहा है, हथियारबंद आसपास तलवार वो साफ लगाए, उसकी रवा निकाले और पानी साफ भरा गया। इसलिए किया गया ताकि जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी और वहाँ से सूखने ना पाए। वहाँ सूखने ना पाए तो इस बात की खबर जनता को नहीं था। यह सब तैयारी भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए
उसने कमेटी वाला कुछ मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत नाक लाना चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम का नाक लगाई गई। इस खबर छपी कि जॉर्ज पंचम के नाक जिंदा नाक लगाए गए, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर के नहीं लगाई। लेकिन उस दिन अखबार में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश की कहीं भी किसी की उद्घाटन खबर नहीं थी, और किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, और कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, और कहीं किसी के अभिनंदन नहीं हुआ था, और कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई। किसी हवाई अड्डे स्टेशन स्वागत समारोह नहीं हुआ था, और किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। ये सब है जो अखबार में खाली थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए था, और वह भी बुद्ध के लिए। वह भी क्या? बुद्ध के लिए। तो ये देखिए था आज जॉर्ज पंचम की नाक। अगर एक कहानी था, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। वाचिंग फॉर, थैंक यू।